केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे गिरफ्तारी के संबंध में जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 11 दिसंबर 2023 तक संजय सिंह की गिरफ्तारी याचिका के संबंध में केंद्र और ईडी से जवाब मांगा है। पीठ ने आदेश दिया कि यदि संजय सिंह अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में मामले में उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह रिकॉर्ड पर सामग्री के अभाव में एक प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकते। ईडी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की एफआईआर द्वारा की गई जांच के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला बना रही है। सीबीआई और ईडी के अनुसार अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 से 22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सिंह को जांच के बाद ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो आप सरकार के लिए विवाद और राजनीतिक युद्ध का दंश बन गया है। तो वही शराब नीति मामले में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तो वही हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर कोई भी आम नागरिक हो। कोर्ट ने आगे कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब देने के लिए कहा है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने का सुझाव भी दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने का सुनहरा मौका से चूक गई। पूरा देश जिस जीत की उम्मीद कर रहा था वो एक दर्दनाक हार में बदल गया। भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में आंसू देखने को मिले थे, क्योंकि कंगारू ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने फाइनल मुकाबले में बाजी मारी और भारत का ट्रॉफी जीतने का सपना क्षण भर में तोड़ दिया। वहीं इस हार के बाद वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले भारतीय पेसर मोहम्मद शमी ने हार के बाद एक एक्स पर एक पोस्ट डाली, जिसके साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया। इस फोटो में पीएम मोदी शमी को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए मैं सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आना और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हम वापसी करेंगे। मोहम्मद शमी को भारत की प्लेइंग 11 में देर से शामिल किया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा प्रभाव छोड़ा। न्यूजीलैंड पर सेमीफाइनल में 7 विकेट लेने की सफलता के बाद उन्होंने विश्व कप नॉकआउट खेल में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन ने मोहम्मद शमी को विकेट चार्ट में शीर्ष पर पहुंचाने में मदद की। भारत के शुरुआती 4 मैचों से बाहर रहने के बावजूद मोहम्मद शमी ने 7 मैच में 10-70 के शानदार औसत से 24 विकेट चटकाकर टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने टूर्नामेंट में 3 बार पारी में 5 या इससे अधिक विकेट चटकाए। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 रन पर 7 विकेट चटकाना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जो भारत की ओर से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि तेदेपा के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने नायडू की 4 सप्ताह की अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, आरोपी यानी कि नायडू को 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है और
याचिकाकर्ता को पहले से ही जमा किए गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने या फिर सार्वजनिक रैलियों तथा बैठकों का आयोजन करने या उनमें भाग लेने से परहेज करने जैसी अंतरिम जमानत की शर्त 28 नवंबर तक लागू रहेंगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि 29 नवंबर से इन शर्तों में ढील दी जाएगी। इसी के अलावा अदालत ने चंद्रबाबू नायडू को अपनी चिकित्सा रिपोर्ट राजमहेंद्रवरम केंद्रीय जेल के अधीक्षक को सौंपने के बजाय 28 नवंबर या उससे पहले विजयवाड़ा में विशेष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 16 नवंबर को इस मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग CID की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता AGP सुधाकर रेड्डी और नायडू की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा की लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चंद्रबाबू नायडू की हाल में हैदराबाद के LV प्रसाद अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई। उन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है। उत्तरकाशी टनल बचाव को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक अंशु मनीष खलखो ने कहा कि DRDO ने क्रमशः 20 किलो और 50 किलो वजन वाले 2 रोबोट भेजे थे। ये रोबोट जमीन पर चलते हैं और यह जमीन रेत की तरह काम कर रही है। हमें आशंका है कि रोबोट वहां चल पाएंगे या फिर नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि रोबोट्स को लेकर अभियान में मदद मिलेगी या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष ने कहा कि टनल में राहत कार्य के लिए सड़क मार्ग से भारी मशीनरी आ रही है। यहाँ सभी एजेंसियां मोर्चे पर जुट गई हैं और भारी भरकम मशीनें 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि BRO इस छोर और बड़कोट छोर पर जहां भी जरूरत है वहां सड़क बना रहा है। दोनों तरफ सड़कें तैयार हैं। अब हम मशीनरी का इंतजार कर रहे हैं। मशीनें बहुत भारी हैं, उन्हें हवाई मार्ग से नहीं ले जाया जा सकता। फंसे हुए श्रमिकों मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक साथ 5 योजनाओं पर काम करने का फैसला किया गया है। इन 5 योजनाओं में सिलकियारा और बरकोट दोनों किनारों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ड्रिलिंग, फिर ऊपर से ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग और लंबवत ड्रिलिंग शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग में फंसे श्रमिकों को लगातार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें ऑक्सीजन, बिजली, दवाई और पानी भी पाइप के जरिए निरंतर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों से निरंतर बातचीत भी जारी है और बीच बीच में उनकी परिजनों से भी बात कराई जा रही है। बिहार के हाजीपुर में छठ महापर्व के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो एक दूसरे पर खूब लाठियां बरसाईं। इसी के बाद जब मामला शांत नहीं हुआ तो फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरों पर गोलियों की बरसात कर डाली। इस गोलाबारी की घटना से 3 लोग को गोली लगने से जख्मी हो गए। घटना में जख्मी हुए सभी लोगों को इलाज के लिए पटना के PMCH में रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में काफी हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक घटना वैशाली थाना क्षेत्र बेलका गांव रात 9 बजे की है। यहाँ बीती रात करीब 9 बजे के बाद लोग हाथी को बैठाकर पूजा पाठ कर रहे थे। इस बीच पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। पटाखे की चिंगारी एक दूसरे के दरवाजे पर गिरती है, जिसके बाद ये बड़ा सा विवाद शुरू हो जाता है। पहले तो बच्चों द्वारा कहासुनी होती है और फिर मामला बढ़कर बड़ों तक पहुंच जाता है। इसी के बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज, लाठी डंडी, गोलियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते लाठी डंडों से मारपीट भी तुरंत होने लगती है। लेकिन विवाद इतने पर नहीं थमता। इसके बाद तो एक पक्ष द्वारा फायरिंग भी की जाती है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हो जाते हैं। इसमें प्रदीप राय, प्रमोद राय और मुकेश कुमार को गोली लगी है। इन तीनों को पटना के PMCH अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन गोली मारकर सभी लोग पहले ही भाग निकले थे, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की गंभीर स्थिति देखते हुए तीनों को पटना के PMCH रेफर कर दिया गया था। इस मामले में सदर SDPO ओम प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी कर पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।